हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बात करते हैं हम आज आपसे बीए पार्ट सेकंड की। पुनः हम हमारे टॉपिक पर लौटते हैं जहाँ से हमने टॉपिक को छोड़ा था। वहाँ से हमारी फर्स्ट यूनिट के आज अंतिम टॉपिकों की ओर चल रहे हैं, जिसमें हम डिटर्मिनिज्म, पॉसिबिलिज्म और नियो डिटर्मिनिज्म के साथ हम हमारे फर्स्ट यूनिट को कंप्लीट करेंगे, यानी समाप्ति की ओर लेकर के चलेंगे। हमारी जो फर्स्ट यूनिट है उसको हम इन 3 टॉपिकों के साथ हम ख़त्म करेंगे। हमारे सिलेबस पाठ्यक्रम में जो 3 यूनिटें हैं, हम कुछ ही दिनों में यानी फ्यू डेज में हम हमारे पाठ्यक्रम के सेकंड यूनिट की ओर बढ़ेंगे। तो आज हम आपसे जो बात कर रहे हैं वह हमारे पास में टॉपिक है, यानी जो मानव और पर्यावरण के मध्य जो संबंध हैं। यदि हम मानव और पर्यावरण के मध्य संबंधों की बात करें तो मैन एंड नेचर जो रिलेशनशिप है ना, उनका जो हमारे पास में टॉपिक आ रहा है, स्कूल ऑफ मैन एंड एनवायरमेंटल रिलेशन की हम बात करें तो उसमें आज हम आपसे बात करेंगे डिटर्मिनिज्म की, अर्थात निश्चयवाद, पर्यावरणवाद और निश्चयवादी विचारधारा या नियतिवादी विचारधारा के बारे में हम आपसे बात करेंगे। जो हमारा बीए पार्ट के विद्यार्थियों का टॉपिक है, जो हमारे बीए सेकेंड ईयर के बच्चे हैं, छात्र और छात्राएं हैं, उनके पाठ्यक्रम में जो हमारा ह्यूमन ज्योग्राफी है, मानव भूगोल है, इस मानव भूगोल का यह हमारे पास में अति महत्वपूर्ण प्रश्नों में से शामिल होता है, टॉपिक में शामिल होता है, जहाँ से प्रतिवर्ष आपके इम्तिहान में, आपके एग्ज़ाम में यहाँ से प्रश्न पुटअप किए जाते हैं। अर्थात आपको प्रॉपर रूप से वीडियो प्राप्त हो रहे हैं, आप उनका घर पर वॉच करते रहे। धीरे धीरे जैसे ही सामान्य स्थितियाँ होती हैं, भारत सरकार की और राज्य सरकारों की जैसे ही गाइडलाइन आती हैं, वैसे ही आने वाले जैसे ही स्थितियाँ अनुकूल होंगे तो ऑफलाइन क्लासों में हम आप लोगों से इन कक्षाओं में मुखातिब होंगे। तब तक हम आपको यूजफुल वीडियो विषय से संबंधित हम आपको उपलब्ध करवा रहे हैं और समय समय पर आपको वीडियो प्राप्त भी हो रहे होंगे, ठीक है ना। यही उम्मीद के साथ आज हम हमारे टॉपिक को पुनः आगे की ओर गति देते हैं। जो हमारे पास में है, यानी जो मानव भूगोल है, मानव भूगोल में जो हमारी विचारधाराएँ हैं, यदि उन विचारधाराओं की हम आपसे बात करते हैं तो हमारे पास में जो विचारधाराएँ आती हैं वह आता है, यानी मानव और पर्यावरणीय संप्रदाय के मध्य संबंध। ये जो हमारा बीए पार्ट जो सेकंड है हम बात करें, यानी जो बीए पार्ट हमारा सेकंड है और सेकंड का यह टॉपिक है हमारा, यानी जो आपकी बीए है उस बीए पार्ट ये सेकंड का टॉपिक आता है। यदि हम आपसे बात करते हैं तो यह बीए पार्ट हमारे पास में कौन सा ईयर आ रहा है, यानी सेकंड ईयर आ रहा है, जिसमें हम आपसे बात करते हैं कौन सी ज्योग्राफी की। हम आपसे बात कर रहे हैं ह्यूमन ज्योग्राफी। कौन सी ज्योग्राफी की बात करें, हम आपसे बात कर रहे हैं ह्यूमन ज्योग्राफी की। और यदि हम ह्यूमन ज्योग्राफी की आपसे बात करें, जो ये पेपर के रूप में हमारे पास में शामिल हो रही है, यह पेपर के रूप में हमारे पास में कौन सा पेपर है। यदि मैं प्रश्न पत्र की बात करूं तो हमारे पास में कौन सा पेपर है, यह हमारे पास में यानी सेकंड पेपर है। कौन सा पेपर है, यह द्वितीय प्रश्न पत्र है। हम टॉपिक की आज आपसे बात करते हैं। जो हमारा टॉपिक है जिस पर आज हम आपसे चर्चा करेंगे वह टॉपिक है यानी नियतिवादी विचारधारा, यानी डिटर्मिनिज्म हम बात कर रहे हैं। नियतिवादी विचारधारा, कौन सी विचारधारा, नियतिवादी।
नियतिवादी विचारधारा। नियतिवादी विचारधारा, नियतिवादी विचारधारा। ठीक है, हम आपसे बात कर रहे हैं नियतिवादी विचारधारा की। जो नियतिवादी विचारधारा आ रही है जिसको हम कहते हैं डिटरमिनिज्म, क्या कहेंगे, डिटरमिनिज्म। हम बात कर रहे हैं आपसे डिटरमिनिज्म की। यानी हम आपसे बात कर रहे हैं डिटरमिनिज्म की। देखिए आगे बढ़ाते हैं। मानव भूगोल में 3 विचारधाराएं हैं ऐसी जिनके बारे में हम बात करते हैं। यानी महत्वपूर्ण विचारधाराएं तो काफ़ी हैं, लेकिन जो महत्वपूर्ण विचारधाराएं हैं, यदि मैं उन विचारधाराओं की आपसे बात करें तो उन महत्वपूर्ण विचारधाराओं में शामिल है ये विचारधारा डिटरमिनिज्म कह दो, एनवायरमेंटल कह दो, इसी को यही एनवायरमेंटल भी कहलाती है। एनवायरमेंटल यानी पर्यावरणवादी विचारधारा, पर्यावरणवादी निश्चयवाद भी इसी को ही कहते हैं हम। ठीक है, देखिए मानव भूगोल में 3 विचारधाराएं हैं। एक है डिटरमिनिज्म या एनवायरमेंटल डिटरमिनिज्म, फिर है पॉसिबलिज्म, और फिर है हमारे पास में न्यू डिटरमिनिज्म। यदि हम मुख्य रूप से आपसे बात करें कि इस प्रकार की जो विचारधाराएं हमारे पास में आती है, जिनमें हम डिटरमिनिज्म के बारे में पढ़ते हैं, जिसके बारे में हम पॉसिबलिज्म के बारे में पढ़ते हैं, और जिसके बारे में हम आपसे बात करें हम न्यू डिटरमिनिज्म के बारे में पढ़ते हैं। तो भूगोल में कुछ स्कूल्स आए, उन स्कूल्स में यदि मैं आपसे बात करूँ, जैसे जर्मन स्कूल है, यूनानी स्कूल है, अमेरिकन स्कूल है, भारतीय स्कूल है, यानी भूगोल में कुछ संप्रदाय आए। उन संप्रदायों ने, उस संप्रदायों में कुछ भूगोल वेताएँ जुड़े। उन भूगोल वेताओं ने जो कार्यक्रम स्टार्ट किया, उसमें कार्यक्रम की बात करूं, पहले मानव का एक सेपरेट अध्ययन नहीं किया जाता। एक अलग शाखा के रूप में, एक शास्त्र के रूप में मानव का अध्ययन नहीं किया जाता था। जब एक शास्त्र के रूप में मानव का अध्ययन नहीं किया जाता था, मानव का के पास में यानी कोई सेपरेट अध्ययन नहीं था, जब मानव का किसी प्रकार का कोई सेपरेट अध्ययन नहीं था, जब सेपरेट अध्ययन नहीं था मानव के बारे में, तो क्या होता था, तो यह होता था हमारे पास में, जब किसी प्रकार का सेपरेट अध्ययन नहीं किया जाता था, कि जहाँ पर प्रकृति के हमारे पास में इशू होते थे, उन्हें प्रकृति के इशू के साथ ही, यानी प्रकृति के इशू के साथ ही हम किसका अध्ययन कर लेते थे, हम प्रकृति के तत्वों के साथ ही मानव का भी अध्ययन कर लेते थे। अलग से हम मानव के लिए किसी प्रकार के कोई शास्त्र की व्यवस्था, किसी ग्रंथ की व्यवस्था, किसी बुक की व्यवस्था नहीं थी। लेकिन जो लोग मानव का स्वतंत्र रूप से अध्ययन नहीं कर रहे थे, तो वह प्रकृति को प्रधान मान रहे थे और मानव को गौण स्थिति में मान रहे थे। जब मानव को गौण स्थिति में मान रहे थे कि साहब जो कुछ भी निर्णय करता है, जो कुछ भी कंट्रोल यानी रिमोट की शक्ति है, वो प्रकृति के पास में है। जब प्रकृति के पास में रिमोट की शक्ति है, जब प्रकृति इस प्रकार की गतिविधियों को संपादित कर रही है, यदि इस प्रकार की जब गतिविधियां संपादित हो रही हैं, तो हम बात करें कि क्या कि प्रकृति के द्वारा इस प्रकार की गतिविधियां कि प्रकृति के द्वारा इस प्रकार की गतिविधियां संपादित की जाती हैं। अर्थात मानव तो प्रकृति का सेवक है, मानव तो प्रकृति जैसा कहती है उस आदेशों की पालना करने वाला है, बल्कि आदेशित कौन करती है, आदेशित तो प्रकृति करती है। जब आदेशित प्रकृति करती है, जब आदेशित प्रकृति, जब आदेशित कौन की आवाज़, जब आदेशित प्रकृति करती है, जब आदेशित प्रकृति करती है,
तो इस आदेशित प्रकृति की यदि हम आपसे बात करते हैं कि इस आदेशित प्रकृति में यदि प्रकृति के द्वारा इस प्रकार की गतिविधियों को जब संपादित किया जाता है, मुख्य रूप से यदि हम आपसे बात करते हैं कि मानव को तो गौण स्थिति में रख दिया और प्रकृति को सर्वोच्च स्थिति में रख दिया। जब मानव को गौण स्थिति में रख दिया और प्रकृति को सर्वोच्च स्थिति में रख दिया तो निर्णय की प्रक्रिया और कंट्रोल की प्रक्रिया प्रकृति के हाथ में चली गई। एक ऐसे भूगोलवेताओं का एक संप्रदाय का विकास हो गया। जब एक इस प्रकार के भूगोलवेताओं का एक संप्रदाय का विकास हो गया, यानी एक हम संप्रदाय की आपसे बात करते हैं, जब इस प्रकार के भूगोलवेताओं के संप्रदाय का विकास हुआ तो वह संप्रदाय नियतिवाद, निश्चयवाद या पर्यावरणवादी संप्रदाय के नाम से जाना गया। किसके नाम से जाना गया? उस संप्रदाय को नियतिवादी संप्रदाय के नाम से, उसी संप्रदाय को हम किस संप्रदाय के नाम से जानते हैं? उसी संप्रदाय को हम जान रहे थे यानी निश्चयवादी संप्रदाय के नाम से, यानी वही संप्रदाय इस नाम से जाना गया और उसको हम नियतिवादी संप्रदाय कहते हैं। नियतिवादी संप्रदाय के लोगों ने यानी मानव को ऐसा कहा कि मानव तो प्रकृति के इशारों पर या संकेतों पर काम करने वाला एक व्यक्ति है, बल्कि मानव अपनी सब इच्छा से, मानव अपने सब विवेक से किसी प्रकार के क्या नहीं करता है, किसी प्रकार के कार्यों का संपादन नहीं करता है। मुख्य रूप से यदि हम आपसे बात करते हैं तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि जितने भी सारे प्रकृतिवादी थे, उन प्रकृतिवादियों ने ऐसा कहा कि मानव यदि अपनी इच्छा से कार्य करे, यदि मानव अपनी इच्छा से कार्य करे तो फिर ये नियतिवाद है ही नहीं, फिर ये निश्चयवाद है ही नहीं, तो फिर क्या है? ये तो संभववाद है। इसका मतलब मानव धीरे धीरे इतना सक्षम हो गया है कि मानव अब अपने कार्यक्रम को, अपने कार्यों को संपादित करने के लिए अपने विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए प्रकृति का सहयोग ले सकता है, लेकिन पूर्ण रूप से प्रकृति पर डिपेंड नहीं है। लेकिन इस प्रकार की विचारधारा के बारे में नियतिवाद नहीं मानते थे। नियतिवाद ऐसी विचारधारा को मान्यता नहीं देते थे। क्यों नहीं देते थे? क्योंकि वह तो पूर्ण रूप से नियतिवाद के कट्टर समर्थक थे। वो तो ये कहते थे कि प्रकृति में जो भी कुछ संपादित होता है वो सारा किसके अनुसार संपादित होता है? वो सारा प्रकृति के अनुसार ही संपादित होता है। अर्थात ये हमने इस टॉपिक का बैकअप तैयार किया है। हम हमारे टॉपिक पर यानी फैक्चुअल चीज़ों पर आगे बढ़ते हैं और आगे आते हैं। हम आगे की बात करते हैं आपसे कि किस प्रकार से किन लोगों ने क्या कहा। यानी मानव भूगोल के विकास की जो प्रारंभिक अवस्था थी ना, मानव भूगोल के विकास की जो प्रारंभिक अवस्था थी, उस मानव भूगोल के विकास की प्रारंभिक अवस्था की यदि मैं आपसे बात करूं, उस प्रारंभिक अवस्था में अर्थात प्रकृति को प्रधान माना जाता था। प्रकृति को क्या माना जाता था? यानी उस प्रारंभिक अवस्था में प्रकृति को प्रधान माना जाता था और मनुष्य को प्रकृति की उपज समझा जाता था। और मनुष्य को क्या समझा जाता था? प्रकृति की उपज, कि मानव किसकी उपज है। यानी जब प्रकृति मानव के विकास में, मानव के सहयोग में यदि ऐसा कार्य नहीं करती तो मानव की उपज ही नहीं होती, यानी मानव का इस प्रकृति पर अस्तित्व नहीं होता। ऐसा कौन कह रहे हैं? ऐसा प्रकृतिवादी कह रहे हैं, ऐसा निश्चयवादी कह रहे हैं कि मानव भूगोल के विकास की जो प्रारंभिक अवस्था थी, उस प्रारंभिक अवस्था में यानी उस फर्स्ट स्टेज की मैं बात करूं, उस फर्स्ट स्टेज में हमारे पास में जो विकास संबंधी जो गतिविधियां आती हैं, हमारे पास में जो विकास संबंधी विचारधाराएं आती हैं, उन विचारधाराओं की यदि मैं बात करूं तो ये टाइम है 19वीं शताब्दी के आसपास का। उस समय प्रकृति को क्या माना जाता था? 19वीं शताब्दी के आसपास में प्रकृति को प्रधान माना जाता था और मानव को प्रकृति की उपज माना जाता था। अर्थात मानव किसका रिजल्ट है? मानव प्रकृति का रिजल्ट है। अर्थात प्रकृति ने जब सहयोग किया है, प्रकृति ने जब योगदान दिया है, तब ही किसका जन्म हुआ है? तब ही मानव का जन्म हुआ है, वरना मानव का जन्म होता ही नहीं, वरना मानव का जन्म ही नहीं होता। जब मानव का जन्म नहीं होता, इसका मतलब तो इसके पीछे जो योगदान आया है
वह योगदान किसका आया है? वह योगदान आया है प्रकृति का। तो मैं 19 टाइम ड्यूरेशन था मेरे पास में 19वीं शताब्दी का, यानी 19 सेंचुरीज थी हमारे पास में। तो मैं 19वीं शताब्दी के आसपास में बात करूं तो 19वीं शताब्दी के आसपास का जो समय था हमारे पास में वह यानी मानव भूगोल की प्रारंभिक अवस्था में यानी प्रकृति को प्रधान माना गया है। प्रकृति उस समय प्रधान थी और मानव गौण था, अर्थात प्रकृति को ही मानव की उपज माना गया है। किसको? प्रकृति को ही मानव की उपज माना गया है। किसकी उपज माना गया है? यानी प्रकृति को ही मानव की उपज माना गया है, अर्थात मानव की उपज क्या थी? मानव की उपज प्रकृति थी। अगली विचारधारा पर मैं चलता हूँ, यानी यह विचारधारा, कौन सी विचारधारा? जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, यह विचारधारा, इस विचारधारा के मैं आपसे उपनामों की बात कर लूँ कि इसको किस किस नाम से भी जाना जाता है। तो देखिए, यदि मैं इसके उपनामों की बात करूं आपसे, इस विचारधारा के मैं किसकी बात कर रहा हूं आपसे? इस विचारधारा के मैं उपनामों की बात कर रहा हूं कि इस विचारधारा को किस किस नाम से जाना जाता है, यानी किस किस नाम से हम इस विचारधारा को संबोधित कर सकते हैं। तो यही विचारधारा नियतिवाद कहलाती है। यही विचारधारा देखिए, उपनाम बात करूं तो इसी विचारधारा को हम क्या कहते हैं? नियतिवाद। नियतिवाद विचारधारा कहलाती है। यही नियतिवाद विचारधारा कहलाती है। यही निश्चयवादी विचारधारा कहलाती है। यही पर्यावरणीय निश्चयवादी पर्यावरणीय निश्चयवादी पर्यावरणीय निश्चयवादी यही पर्यावरणीय निश्चयवादी विचारधारा कहलाती हैं। क्या क्या हो गए? यानी नियतिवादी विचारधारा, निश्चयवादी विचारधारा, पर्यावरणीय निश्चयवादी विचारधारा आदि इसके क्या हैं? आदि इसके उपनाम हैं। क्या हैं? आदि इसके उपनाम हैं। कौन सी विचारधारा के? जिस विचारधारा की हम आपसे बात कर रहे हैं, ठीक है ना। यानी इस विचारधारा के जो प्रवर्तक हैं, यानी प्रवर्तक, यानी मैं प्रवर्तक की बात करूं कि इस विचारधारा के जो प्रवर्तक हैं, यानी जिन्होंने इस विचारधारा को मजबूती के साथ पेश किया है, यानी जिन्होंने इस विचारधारा को मजबूती के साथ हमारे पास में पेश किया है। यदि मैं प्रवर्तक की बात करूं तो इस विचारधारा के जो प्रवर्तक हैं हमारे पास में, तो इस विचारधारा के प्रवर्तक आते हैं जर्मन भूगोलवेता। कौन से भूगोलवेता हैं? इस विचारधारा को आगे लाने का कार्य किया, इस विचारधारा को मजबूती के साथ पेश करने का कार्य किया। तो किसने किया? वह किया है जर्मन भूगोलवेताओं ने। कौन से भूगोलवेताओं ने किया है? वह किया है जर्मन
जर्मन भूगोलवेताओं ने जर्मन भूगोलवेताओं द्वारा समर्थन किया गया। जर्मन भूगोलवेताओं द्वारा समर्थन किया गया। कौन से भूगोलवेताओं द्वारा समर्थन किया गया है? जर्मन भूगोलवेताओं के द्वारा जो नियतिवादी विचारधारा है, इस नियतिवादी विचारधारा का समर्थन किया गया है। कौन से भूगोलवेताओं के द्वारा? जो जर्मन भूगोलवेता हैं, जो जर्मन विचारधारा से संबंधित हैं, तो ये कट्टर नियतिवादी भूगोलवेता थे। ये कट्टर डिटर्मिनिज्म विचारधारा से, लिज्म का मतलब होता है वाद का मतलब होता है विचार, ठीक से उससे जुड़ी हुई ये भूगोलवेता थे। तो हम ये कह सकते हैं कि जो डिटर्मिनिज्म की जो विचारधारा आई है, वह विचारधारा किनके अनुसार आई है? वह प्रकृतिवादियों के अनुसार या जर्मन भूगोलवेताओं के अनुसार आई है, ठीक है ना। तो हम बात करें आपसे हम आपसे बात करते हैं, यानी नियतिवादी मानव भूगोल की प्रमुख जो विचारधारा है, यानी जो नियतिवादी जो विचारधारा, यानी जो मानव भूगोल की यानी प्रमुख विचारधारा, सबसे पुरानी विचारधारा है, यानी ये प्राइमरी लिज्म है हमारे पास में, यानी ये बहुत पुरानी सबसे पहले विकसित होने वाली ये मानव भूगोल की कौन सी है? यानी विचारधारा है, यानी प्रमुख विचारधारा जो यानी मानव प्रकृति के संबंधों की, यानी जो मानव और प्रकृति के मध्य जो संबंध होते हैं, यानी मानव भूगोल की जो प्रकृतिवादी विचारधारा है, यह प्रकृतिवादी विचारधारा क्या करती है? यह प्रकृतिवादी विचारधारा यानी जिनकी व्याख्या करती है हमारे पास में, किनकी व्याख्या कर रही है? ये मानव और प्रकृति के मध्य जो संबंध है, यानी मानव और प्रकृति के मध्य जो संबंध है, उन संबंधों की यानी संबंधों को यानी सर्वशक्तिमान और समस्त मानवीय क्रियाओं का नियंत्रक मानकर, यानी सर्वशक्तिमान मानती है और सर्वशक्तिमान के साथ साथ क्या मानती है? मानवीय क्रियाओं का नियंत्रक मानकर अध्ययन करती है। कौन सी विचारधारा? ये नियतिवादी विचारधारा है। यह यदि हम नियतिवादी विचारधारा की आपसे बात करते हैं, इस नियतिवादी विचारधारा के द्वारा यदि हम आपसे बात करें कि ये प्रमुख विचारधाराओं में से है, जो मानव और प्रकृति के मध्य जो संबंध होते हैं, उन संबंधों को दर्शाती है। अर्थात नियतिवादी विचारधारा, जिस नियतिवादी विचारधारा की हम आपसे बात कर रहे हैं, ये मानव भूगोल की प्रमुख विचारधाराओं में से शामिल है। इसको हम मानव भूगोल की प्रमुख विचारधारा मान सकते हैं। यदि हम प्रमुख विचारधारा मानव भूगोल की इसको मानते हैं, तो प्रमुख विचारधाराओं में हम इसको शामिल कर रहे हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि इस विचारधारा ने यानी प्रकृति की जो व्याख्या की है, वह प्रकृति की व्याख्या सर्वशक्तिमान के रूप में, किसके रूप में की है? प्रकृति की व्याख्या सर्वशक्तिमान के रूप में और मानवीय क्रियाओं के नियंत्रण के रूप में की है। अर्थात प्रकृति ही सर्वशक्तिमान है। प्रकृति क्या है? प्रकृति ही सर्वशक्तिमान है। क्या है? प्रकृति ही सर्वशक्तिमान है। अर्थात प्रकृति ही जब सर्वशक्तिमान है, तो मानव के कार्यों पर कंट्रोल भी कौन लगा रही है? मानव के कार्यों पर कंट्रोल लगाने का कार्य भी प्रकृति के द्वारा ही किया जाता है। ऐसा मानना है नियतिवादी विचारधाराओं के लोगों का, यानी संप्रदाय के लोगों का, कि मानव के ऊपर जो कंट्रोल करने का, नियंत्रण करने का कार्य करती है, अर्थात जो सर्वशक्तिमान है,
यानी मानवीय क्रियाओं में जो सर्वशक्तिमान है वह प्राकृतिक ही है, यानी वह प्रकृति, वह नेचर ही है। तो मानव तो वैसे ही करता है जैसे उसको प्रकृति आदेशित करती है, जैसे प्रकृति उनको निर्देशित करती है। अर्थात यदि एक तरफ मानव को रख दिया जाए और दूसरे तरफ प्रकृति को रख दिया जाए और फिर हमारे से पूछा जाए कि उस समय की विचारधारा, जो मैं 19वीं शताब्दी से 20वीं शताब्दी के आसपास की बात करूं, फिर हमारे से पूछा जाए कि इनमें से सर्व प्रमुख यानी विचार कौन सा है, इनमें से प्रमुखता के साथ हम किसका अध्ययन करें, तो उस समय के लोगों के द्वारा यही आवाज़ निकलेगी कि साहब प्रकृति तो सर्वेसर्वा है और मानव क्या है, मानव गौण है। अर्थात इस प्रकृति पर जो भी सारे कार्य संपादित हो रहे हैं वह सारे कार्य किसके अनुसार संपादित हो रहे हैं, वह सारे कार्य प्रकृति के अनुसार ही संपादित हो रहे हैं। मानव तो मात्र वहाँ पर एक ड्रामा कर रहा है, मानव तो एक नाटक कर रहा है इस प्रकृति पर, प्राकृतिक संसाधनों को उपभोग करता है, यह तो एक कंज्यूमर का कार्य कर रहा है। अर्थात प्रकृति ने उपहार के स्वरूप मानव को विभिन्न प्रकार के क्या उपलब्ध करवाए हैं, मानव को विभिन्न प्रकार के संसाधन उपलब्ध करवाए हैं। तो मानव तो उनका यूज करने वाला एक प्राणी है, ठीक है ना। यानी मनुष्य किसकी देन है, अगले शब्द आता है कि मनुष्य तो प्रकृति की देन है। अर्थात हम ये कहें कि मानव किसकी देन है, मानव जो देन है, मानव जो उपहार है वो किसका है, प्रकृति का उपहार है। अर्थात प्रकृति मानव के लिए इस प्रकार के उपयुक्त वातावरण या उपयुक्त प्लेटफॉर्म उपलब्ध नहीं करवाती, तो क्या मानव का अस्तित्व इस प्रकृति पर संभव होता? मानव का अस्तित्व इस प्रकृति पर संभव नहीं होता। तो हम ये कह सकते हैं कि इस प्रकार का जो अनुकूल वातावरण जो तैयार किया गया है, इस प्रकार का जो उपयुक्त वातावरण तैयार किया गया है, वह उपयुक्त वातावरण किसके द्वारा तैयार किया गया है, वह उपयुक्त वातावरण प्रकृति के द्वारा ही तैयार किया गया है। मानव उसका क्या कर रहा है, मानव उसका उपभोग करता है, मानव तो उसको यूज कर रहा है, मानव तो कंज्यूमर है, मानव तो प्रकृति के द्वारा जो भी मिला है उसको उपभोग करने वाला है। तो मनुष्य प्रकृति की देन है, जो समस्त मानवीय क्रियाएं भौतिक दशाओं, यानी मानव की समस्त जो मानवीय क्रियाएं हैं, मानव की समस्त जो मानवीय क्रियाएं हैं। अगले यदि हम फैक्ट की बात करते हैं तो मानव तो प्रकृति की उपज है। किसकी उपज है, यानी मानव तो प्रकृति की क्या है, उपज है। मानव तो प्रकृति की उपज है। मानव किसकी उपज है, मानव तो प्रकृति की उपज है। अर्थात मानव को जो जीवन प्रदान किया है वह जीवन किसके द्वारा प्रदान किया गया है, वह जीवन प्रकृति के द्वारा प्रदान किया गया है। किसके द्वारा प्रदान किया गया है, मानव को जो जीवन प्रदान किया गया है, यदि मैं उस जीवन की आपसे बात करूं तो वह जीवन किसके द्वारा प्रदान किया गया है, वह प्रकृति के द्वारा प्रदान किया है। अर्थात समस्त जो मानवीय क्रियाएं हैं वो भौतिक दशाओं पर, यानी समस्त मानवीय क्रियाएं, कौन सी क्रियाएं, समस्त मानवीय क्रियाएं, समस्त मानवीय क्रियाएं भौतिक दशाओं, समस्त मानवीय क्रियाएं भौतिक दशाओं, क्या, भौतिक दशाओं, स्थिति, उचावच, जलवायु, मिट्टी, ये सारी भौतिक दशाएं हैं। देखिए हम बात करें स्थिति, उच्चावच, जलवायु यानी स्थिति, उच्चावच, जलवायु, मिट्टी
तापमान, यानी देखिए क्या क्या हो गया, स्थिति, उच्चावच, जलवायु, मिट्टी, तापमान। इसी के साथ साथ हम बात करते हैं खनिज, 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 जलाशय, जलाशय आदि द्वारा नियंत्रित होता है। क्या होता है? आदि द्वारा नियंत्रित होता है। देखिए, मानव तो प्रकृति की उपज है, यानी मानव किसकी उपज है? मानव तो प्रकृति की उपज है। समस्त मानवीय क्रियाएं, जो समस्त मानव से जुड़ी हुई विभिन्न प्रकार के फंक्शन हैं, विभिन्न प्रकार की क्रियाएं हैं, समस्त मानवीय क्रियाएं भौतिक दशाओं यानी फिजिकल कंडीशंस, जो प्रकृति के द्वारा संपादित होती हैं, स्थिति, उस स्थान विशेष के अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार, वहाँ का अक्षांशीय स्थान, क्या वो शीत प्रदेश है, क्या वो ट्रॉपिकल जोन है, क्या वो टेम्परेट जोन है, क्या वो शीत कटिबंध है, ठीक है ना। वहाँ का धरातल, वहाँ का स्ट्रक्चरल जो कंडीशन है, पर्वत है, पठार है, एक मैदान है, एक नदियाँ है, एक झील है, जो भी है, वहाँ की जलवायु कैसी जलवायु है? सम जलवायु है या विषम जलवायु है? मानव के अनुकूल जलवायु है या मानव के प्रतिकूल जलवायु है? मिट्टी क्या उपजाऊ है, क्या अनुपजाऊ है, क्या रेतीली है, क्या वनीय है, क्या पहाड़ी है? मिट्टी, तापमान क्या उच्च है या क्या निम्न है? खनिज, खनिजों की स्थिति की मैं बात करूं कि खनिज क्या अल्प मात्रा में पाए जाते हैं या क्या अधिक मात्रा में पाए जाते हैं? इसके अलावा मैं बात करूं वाटर बॉडीज, जलाशय, जिसमें नदियां हैं, झील हैं, तालाब हैं, सागर हैं, महासागर, यानी जलाशय, यानी जहां पर जल की प्राप्ति होती है। ये मानव की जितने भी सारी क्रियाएं हैं, यानी मानव इन सब क्रियाओं का कंज्यूमर है। मानव इन सब क्रियाओं के द्वारा मानव के जीवन का अस्तित्व नहीं है। जब मानव के जीवन का इन सब क्रियाओं के द्वारा अस्तित्व नहीं है, तो मानव इन सब क्रियाओं के द्वारा क्या करता है? मानव इन सब क्रियाओं को कंज्यूम करके और अपने जीवन के विकास की गति को, अपनी वृद्धि को आगे बढ़ाता है। तो अर्थात हम ये कह सकते हैं कि मानव प्रकृति की उपज है। मानव की विभिन्न प्रकार की जो क्रियाएं हैं, मानव की जो विभिन्न प्रकार की क्रियाएं हैं, वह मानव की विभिन्न प्रकार की क्रियाएं किसके द्वारा संपादित होती हैं? मानव की विभिन्न प्रकार की क्रियाएं जो संपादित हो रही हैं, यानी जो संपादित हो रही हैं, वो भौतिक दशाओं पर डिपेंड करती है। मानव उन भौतिक दशाओं को अपने अनुकूल ढाल करके और अपने मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। अर्थात मानव को जो आधार प्रदान किया है, वह आधार प्रदान करने में कौन सी दशाओं का योगदान है? इन भौतिक दशाओं का ही योगदान है। इनके द्वारा मानव, यदि ये क्रियाएं मानव के अनुकूल नहीं होंगी, तो मानव का जो विकास है, वह मानव का विकास आगे नहीं बढ़ पाएगा। अर्थात मानव का विकास वहीं रुक जाएगा। अर्थात प्रकृति मानव का सहयोग नहीं देगी। यानी जो भौतिक दशाएं होती हैं, उन्हीं भौतिक दशाओं के अनुसार ही मानवीय शारीरिक गठन, यानी जैसी जिस स्थान की भौतिक दशाएं होती हैं, भौतिक दशाओं का मीन्स जिस स्थान विशेष की जिस प्रकार की जलवायु होती है, उसी प्रकार का यानी मानव का जो यानी शारीरिक बनावट है, यानी फिजिकल स्ट्रक्चर, मानव की जो बॉडी का निर्माण होता है, वह वहाँ की भौतिक दशाएं उसको प्रभावित करती हैं।
यानी वहाँ की जो भौतिक दशा, उसके शारीरिक यानी शारीरिक गठन, भोजन, वस्त्र, आश्रय, यानी ये सारी कौन सी आवश्यकताएं हैं? भोजन है, वस्त्र है, आश्रय है, ये मानव की कौन सी आवश्यकताएं हैं? ये मानव की प्राथमिक आवश्यकताएं। कौन सी आवश्यकताएं हैं? यह मानव की प्राथमिक आवश्यकताएं हैं। तो इन प्राथमिक जो आवश्यकताओं की पूर्ति भी होती है तो वह भी प्रकृति के द्वारा ही होती है। मानव इन आवश्यकताओं की पूर्ति किसके ऊपर निर्भर रह करके पूरी करता है? मानव इन समस्त यानी जो आवश्यकताएं होती हैं, इन आवश्यकताओं की पूर्ति प्रकृति पर निर्भर रह करके ही करता है। प्रकृति से अलग होकर के मानव अपने इन मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकता है। यानी भोजन है, वस्त्र है, मकान है, उसका शारीरिक गठन है। इसी के साथ साथ हम बात करते हैं शारीरिक गठन के साथ साथ मानव के व्यवसाय है, सामाजिक सांस्कृतिक क्रियाओं आदि का निर्धारण होता है। यानी मानव का शारीरिक गठन, मानव की सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक क्रियाएं। इसी के साथ साथ हम बात करते हैं मानव के सामाजिक, सांस्कृतिक यानी और सांस्कृतिक क्रियाओं के साथ साथ मानव की प्राथमिक आवश्यकताएं, और मानव के व्यवसाय। यदि हम ऑक्यूपेशनल मानव की बात करें, मानव के पैसे की बात करें, तो उसमें प्राथमिक व्यवसाय है, द्वितीयक व्यवसाय है, तृतीयक व्यवसाय है, चतुर्थक व्यवसाय है, आदि मानव के क्या हो गए? आदि मानव के व्यवसाय हो गए। यानी ये मानव के जितने भी सारे व्यवसाय हैं, यदि मैं इन सब व्यवसायों के आपसे बात करता हूँ तो मानव इन सब व्यवसायों पर डिपेंड रहता है, मानव इन सब व्यवसायों पर निर्भर रहता है। अर्थात मानव के इन व्यवसायों का जो निर्धारण होता है वह निर्धारण प्रकृति के अनुसार ही होता है। मानव के व्यवसायों का निर्धारण भौतिक दशाओं के आधार पर ही होता है। भौतिक दशाओं के आधार पर ही शारीरिक बनावट का निर्धारण होता है। मानव की जो प्राथमिक आवश्यकताएं हैं, जिनमें रोटी, कपड़ा और आश्रय, जिसको सेटलमेंट कह सकते हो, जिसको आप अधिवास कह सकते हो, जिसको मकान कह सकते हो, ये सारी मानव की से जुड़ी हुई जितने भी मानव की प्राथमिक आवश्यकताएं हैं, मानव का शरीर का संरचना है, वो सारी किस पर डिपेंड करती है? वो सारी उस स्थान विशेष की, जिस स्थान विशेष पर वह मानव रह रहा है, वहाँ की भौतिक दशाओं पर निर्भर करती हैं। वहाँ की भौतिक दशाएं किस प्रकार की हैं, उसी प्रकार के मानव के शरीर का निर्माण हो जाएगा। उसके शरीर का जो निर्माण है वैसे ही मानव वहाँ पर मकानों का निर्माण करेगा। जैसे मैं एक उदाहरण के तौर पर बात करूँ कि उत्तरी ध्रुवीय प्रदेश में रहने वाले जो बेफिन की खाड़ी है, हडसन द्वीप है, ग्रीनलैंड है, ठीक है ना, आदि में रहने वाले जो हमारी एस्किमो जनजाति है, उसके मकान इग्लू प्रकार के, उनके मकानों को हम क्या कहते हैं? इग्लू कहते हैं। वो कोनिकल शेप के मकान होते हैं। वो इसलिए होते हैं कि जहाँ पर वो रहते हैं वहाँ पर ऐसी कंडीशंस तैयार होती हैं कि वहाँ का टेम्परेचर हमेशा फ्रीजिंग बिंदु के नीचे रहता है, बर्फ जमाव बिंदु के नीचे रहता है। तो वह व्यक्ति आयताकार शेप में, वर्गाकार शेप में, टी आकार में, त्रिभुजाकार में, अर्य प्रकार का मकान नहीं बना सकते, क्योंकि वहाँ की जो जलवायु की दशाएं हैं, वह जलवायु की दशाएं उनके साथ नहीं हैं। जलवायु की दशाएं उनको साथ नहीं दे रही हैं। जब जलवायु की दशाएं उनको साथ नहीं दे रही हैं तो मानव प्रकृति के विरुद्ध जाकर के किसी भी प्रकार का कार्य नहीं कर सकता है। मानव प्रकृति के सहयोगात्मक रवैये के साथ ही अपने विकास की गति को आगे बढ़ा सकता है। तो हम ये कह सकते हैं मानव की प्राथमिक आवश्यकताएं और मानव का शारीरिक बनावट, ये सारी उस प्रकृति की भौतिक दशाओं पर ही क्या करता है? प्रकृति की भौतिक दशाओं पर ही निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? प्रकृति की भौतिक दशाओं पर ही निर्भर करता है। यानी नियतिवादी विचारधारा में प्रकृति को प्रबलता प्रदान किया गया है। यानी जो हमारी नियतिवादी विचारधारा है, इस नियतिवादी विचारधारा में प्रकृति को क्या प्रदान की गई है? तो प्रकृति को प्रबलता प्रदान की गई है। हम इसी बात की तो आपसे चर्चा कर रहे हैं। हम आपसे क्या चर्चा कर रहे हैं? हम आपसे यही तो चर्चा कर रहे हैं। हम आपसे जो चर्चा कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं कि नियतिवादी विचारधारा में प्रकृति को ही प्रबलता प्रदान की गई है
बल्कि मानव को तो क्या प्रधानता दी गई है, मानव तो एक गुण प्राणी है। मानव तो कौन सा प्राणी है, मानव तो एक गुण प्राणी है, बल्कि प्रबल यानी बहुत मजबूती के साथ जो कारक सामने आता है वह प्राकृतिक कारक आता है, अर्थात प्राकृतिक कारक मानव के अनुकूल नहीं होता तो मानव प्रकृति की उपज थोड़ी होता, फिर मानव प्रकृति की उपज नहीं होता, क्योंकि प्रकृति उसको ऐसा प्लेटफॉर्म उपलब्धि ही नहीं करवाती, प्रकृति उसको ऐसे कंडीशन ही नहीं प्रोवाइड करवाती, उसको उपलब्ध इसलिए नहीं करवाती क्यों, क्योंकि प्रकृति का रवैया मानव के साथ सहयोगात्मक नहीं होता तो। लेकिन प्रकृति का जो रवैया है वो मानव के साथ कैसा है, मानव के साथ सहयोगात्मक रवैया है, यानी सहयोगात्मक संबंधों का यानी एक विचार है। इस कारण से ये कह सकते हैं कि इस नियतिवादी विचारधारा में प्रकृति को प्रबलता प्रदान की गई है। ठीक है, यानी नियतिवादी विचारधारा में, कौन सी विचारधारा में, नियतिवादी विचारधारा में मानव को प्रकृति का अनुगामी या सेवक सिद्ध करने का प्रयास किया गया है। कौन सी विचारधारा में, यानी नियतिवादी विचारधारा में। नियतिवादी विचारधारा में मानव को प्रकृति का सेवक या अनुचर सिद्ध करने का प्रयास किया गया है। देखिए क्या गया है, प्रकृति का सेवक या अनुचर, सेवक या अनुचर सिद्ध करने का प्रयास किया गया है। देखिए नियतिवादी विचारधारा में मानव को प्रकृति का सेवक, मानव को प्रकृति का सेवक या अनुचर सिद्ध करने का प्रयास किया गया है। यानी प्रकृति का सेवक या अनुचर, यानी मानव क्या है, प्रकृति का सेवक है। सेवक का मतलब सर्वेंट है मानव तो, यानी ओनर कौन है, ओनर तो प्रकृति है ना, यानी मानव तो इसका क्या है, मानव तो इसका सेवक है। इसका मतलब हम बात कर रहे हैं कि मानव तो प्रकृति का क्या है, मानव तो प्रकृति का सेवक है ना, मानव तो प्रकृति का फॉलोवर है ना, फॉलो करने वाला है ना। इसका मतलब किसका अनुसरण कर रहा है मानव, मानव प्रकृति का अनुसरण कर रहा है। अर्थात नियतिवादी विचारधारा में मानव को प्रकृति का सेवक या अनुचर सिद्ध करने का प्रयास किया गया है। अर्थात गुण तो है मानव, प्रधान है प्रकृति, सेवक है मानव और मालिक है प्रकृति। अर्थात यहाँ पर भी मानव को जो सिद्ध करने का प्रयास किया गया है, यदि हम आपसे बात करें यहाँ पर भी जो सिद्ध करने का प्रयास किया गया है, तो हम आपसे ये बात कर रहे हैं कि पूर्ण रूपेण यदि हम आपसे बात करें, पूर्ण रूपेण यदि हम आपसे बात करते हैं
तो पूर्ण रूपेण यहाँ पर भी प्रकृति की प्रभावशीलता दिखाई देती है और मानव को यहाँ भी गुण साबित किया गया है। अर्थात मानव तो प्रकृति का फॉलोवर है, मानव तो प्रकृति का अनुसरण करने वाला है। अर्थात अनुसरण के लिए प्लेटफॉर्म जो उपलब्ध करवाया जा रहा है, अनुसरण के लिए जो वस्तुएं यानी जो कारक हैं वह कारक प्रकृति उपलब्ध करवाती है। मानव तो मात्र उनका उपभोग कर रहा है, मानव तो उनको फॉलो कर रहा है और उनको ध्यान में रखते हुए मानव अपने विकास को आगे बढ़ा रहा है। बल्कि मानव अपने दिमाग की कोई उपज नहीं है मानव के पास में, ऐसा कहा जा रहा है नियतिवादी विचारधाराओं के लोगों के अनुसार। अर्थात मालिक प्रकृति है, ओनर प्रकृति है और उसका सेवक यानी उसका सेवक कौन है, वह मनुष्य है। तो यहाँ भी मानव को जो सिद्ध किया गया है, मानव को गुण साबित किया गया है और प्रकृति को यहाँ पर प्रधान साबित किया गया है। नियतिवादी विचारधारा के समर्थक प्राकृतिक पर्यावरण को, यानी जो नियतिवादी विचारधारा है उस नियतिवादी विचारधारा के समर्थक यानी नियतिवादी विचारधारा के समर्थक यानी प्राकृतिक पर्यावरण है। कौन सा पर्यावरण है हमारे पास में? नियतिवादी विचारधारा के समर्थक यानी प्राकृतिक पर्यावरण जो है, यानी उस प्राकृतिक पर्यावरण को महत्वपूर्ण मानते हैं। कौन से पर्यावरण को? नियतिवादी विचारधारा के जो समर्थक हैं, जो अनुयायी है, जो अनुगामी हैं, यानी वह प्राकृतिक पर्यावरण को क्या मानते हैं? वह प्राकृतिक पर्यावरण को महत्वपूर्ण मानते हैं। क्या मानते हैं? वह प्राकृतिक पर्यावरण को तो महत्वपूर्ण मानते हैं जिसके आधार पर इसे पर्यावरणीय नियतिवादी विचारधारा कहते हैं। अर्थात जिसके आधार पर इसको पर्यावरणीय नियतिवादी विचारधारा के नाम से हम जानते हैं। क्या कि इस विचारधारा के जो लोग हैं, कौन सी? नियतिवादी विचारधारा के समर्थक हैं, तो प्राकृतिक पर्यावरण को महत्वपूर्ण मानते हैं। क्या मानते हैं? प्राकृतिक पर्यावरण को महत्वपूर्ण मानते हैं। किसको? प्राकृतिक पर्यावरण को महत्वपूर्ण मानते हैं। यानी इस नियतिवादी विचारधारा के जो लोग हैं, इस विचारधारा के लोग इस प्राकृतिक पर्यावरण को महत्वपूर्ण मानते हैं। जब नियतिवादी विचारधारा के लोग प्राकृतिक पर्यावरण को महत्वपूर्ण मानते हैं, इसी कारण से इस विचारधारा को किस नाम से संबोधित करते हैं? इस विचारधारा को पर्यावरणीय नियतिवादी विचारधारा या नियतिवादी विचारधारा के नाम से हम इस विचारधारा को जानते। इसी कारण से इस नाम से इस विचारधारा को संबोधित किया गया है। यानी मनुष्य विभिन्न प्राकृतिक प्रकोपों अर्थात विभिन्न प्रकार के नेचुरल डिजास्टर्स जो हैं, विभिन्न प्रकार के जो यानी प्रकृति के द्वारा इस धरातल पर घटित होते हैं, यानी विभिन्न प्रकार की घटनाएं जो प्रकृति के द्वारा इस प्रकृति के प्लेटफॉर्म पर, इस प्रकृति के धरातल पर घटित होती हैं, जिनमें ज्वालामुखी विस्फोट है, भूकंप, अतिवृष्टि, बाढ़, तूफान से भयाक्रांत रहा था। यानी मानव हम बात करें कि मानव प्राकृतिक प्रकोपों जैसे ज्वालामुखी उद्गार, ज्वालामुखी उद्गार, भूकंप, बाढ़, अतिवृष्टि, सूखा,
सु का अतिवृष्टि सूखा भूकंप बाढ़ आदि से भयाक्रांत आदि से भयाक्रांत रहा है। क्या रहा है? आदि से भयाक्रांत रहा है। देखिए, मानव प्राकृतिक प्रकोपों जैसे, मानव क्या? मानव प्राकृतिक प्रकोपों जैसे, मानव प्राकृतिक प्रकोपों जैसे हम बात कर रहे हैं। मानव प्राकृतिक प्रकोपों जैसे आ गया हमारे पास में क्या? हमारे पास में आ गई अतिवृष्टि। क्या आ गई? हमारे पास में आ गई अतिवृष्टि। इसी के साथ साथ हमारे पास में क्या आ गया? बाढ़ आदि से, यानी आदि से क्या रहा है? आदि से भयाक्रांत रहा है। आदि से भयाक्रांत रहा है, यानी मानव किन किन से रहा है हम बात करते हैं। मुख्य रूप से यदि हम आपसे बात करें तो मानव इन सब चीज़ों से क्या रहा है? मानव इन सब चीज़ों से हमेशा भयाक्रांत रहा है, यानी भय में रहा है। यानी जितने भी प्राकृतिक घटनाएं घटित हुई हैं, यदि मैं उनकी आपसे बात करूं, जिनमें ज्वालामुखी उद्गार है, जिनमें भूकंप है, सूखा है, अतिवृष्टि है, इसके अलावा बाढ़ है, आदि से मानव क्या रहा है? हमेशा ही भयाक्रांत रहा है। यानी प्रकृति ने इनमें मानव का क्या नहीं दिया है? इनमें मानव का साथ नहीं दिया है प्रकृति ने। क्या? यानी हमेशा से ही मानव को भय में रखा है, हमेशा ही मानव डर में रहा है, यानी एक फीवर में रहा है मानव। यानी क्या? कि हमेशा से ये डर होता रहा कि क्या मालूम मैं कोई ऐसा कार्य नहीं कर बैठूं जिसे प्रकृति मेरे को अपना रौद्र रूप दिखा दे और मेरे जीवन का अस्तित्व समाप्त हो जाए। बल्कि मानव को इस बात की जानकारी नहीं थी कि ऐसा इसलिए नहीं होता है, ऐसा तो प्रकृति में बल काम, फोर्स काम करते हैं, एक्सोजेनेटिक और एंडोजेनेटिक फोर्स, उसके कारण से इस प्रकार की गतिविधियां होती हैं। लेकिन मानव नियतिवादी विचारधारा के अनुसार अपने आप को ऐसे कहना चाह रहा था कि साहब मेरे द्वारा कोई ऐसा कार्य नहीं हो जाए जिसके कारण से कि प्रकृति मेरे से रुद्र नहीं हो जाए, रौद्र रूप नहीं धारण कर ले, क्योंकि मेरे से नाराज नहीं हो जाए और प्रकृति अपने तांडव रूप में नहीं आ जाए। ठीक है ना? यानी मानव प्राकृतिक अवहेलना तथा प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करके, यानी मानव प्राकृतिक अवहेलना, एक तो क्या? यानी मानव प्राकृतिक अवहेलना करके, क्या करके? मानव प्राकृतिक अवहेलना करके, क्या करके? मानव प्राकृतिक अवहेलना करके। यदि हम बात करें कि मानव ने प्रकृति के आदेशों की क्या किया है? मानव ने प्रकृति के आदेशों का अवहेलना की है। क्या की है? मानव ने प्रकृति के आदेशों का क्या किया है? मानव ने प्रकृति के आदेशों की अवहेलना की है। तो मानव ने जैसे ही प्रकृति के आदेशों की क्या किए है? मानव ने प्रकृति के आदेशों की जैसे ही, यानी मानव ने जैसे ही प्रकृति के आदेशों की अवहेलना की है, तो उस अवहेलना के साथ साथ यदि हम आपसे बात करते हैं
कि मानव ने उन प्रकृति के जो भी आदेश थे, यानी उन आदेशों की जैसे ही मानव ने छेड़छाड़ की और अवहेलना की है, तो मानव प्रकृति के आदेशों की अवहेलना करके और अपने सुचारू रूप से जो जीवन है उस जीवन को सही तरीके से क्या नहीं कर सकता, उसको सही तरीके से संपादित नहीं कर सकता है। क्या नहीं कर सकता था, यानी उसको सही तरीके से संपादित नहीं कर सकता था। क्यों? क्योंकि मानव जब भी ऐसा कार्यक्रम करेगा, मानव जब भी ऐसा कार्यक्रम करेगा तो ऐसा कार्यक्रम मानव के करते ही, यानी ऐसा कार्यक्रम मानव के करते ही, यानी उसके जीवन में, उसके मनुष्य के दिमाग में ऐसा विचार आया कि प्रकृति मेरा साथ नहीं देगी, मेरे जीवन निर्वाह में किसी न किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न कर देगी। जब किसी न किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न कर देगी तो मेरे जीवन में क्या आ जाएगी, मेरे जीवन में रुकावट उत्पन्न हो जाएगी। इस कारण से मानव न तो प्रकृति की अवहेलना कर पाया और न मानव प्रकृति के साथ क्या कर पाया, न मानव प्रकृति के साथ किसी प्रकार की छेड़छाड़ कर पाया। क्योंकि मानव प्रारंभिक काल से ही क्या था, क्योंकि मानव प्रारंभिक काल से ही प्रकृति से भयाक्रांत था। क्या था? भयाक्रांत था। जब मानव प्राचीन काल से ही प्रकृति से क्या था, जब मानव प्राचीन काल से ही प्रकृति से क्या था, यानी जब मानव प्राचीन काल से ही प्रकृति से भयाक्रांत था, तो भयाक्रांत होने के कारण से क्या हुआ, भयाक्रांत होने के कारण से मानव के दिमाग में एक ही विचार आता था। कौन सा विचार आता था? मानव के दिमाग में यही विचार आता था, यदि मैंने प्रकृति के साथ किसी प्रकार का कोई छेड़छाड़ किया तो, या अवहेलना की, तो मेरे जीवन निर्वाह में प्रकृति किसी न किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न कर सकती है। ऐसा मानव के दिमाग में क्या चलता था, विचार चलता था। यानी प्राचीन भारतीय और यूनानी जो विचारक हैं, यानी प्राचीन भारतीय और यूनानी विचारकों ने, यानी प्राचीन भारतीय और यूनानी विचारकों ने मानव जीवन तथा मानवीय क्रियाओं पर प्रकृति के प्रभाव को दर्शाया है। देखिए, हम आपसे बात करते हैं कि प्राचीन भारतीय एवं यूनानी विचारकों ने, प्राचीन भारतीय यूनानी विचारकों ने मानव जीवन विचारकों ने देखिए, हम आपसे बात कर रहे हैं कि प्राचीन भारतीय, यदि हम बात करें आपसे कि किसकी बात करें, हम आपसे बात कर रहे हैं प्राचीन भारतीय
यानी प्राचीन भारतीय और जो यूनानी विचारक हैं उन्होंने मानव जीवन और मानवीय क्रियाओं पर किसके प्रभाव को दिखाया है? उन्होंने प्राकृतिक प्रभाव को दिखाया है। किसको दिखाया है? उन्होंने प्राकृतिक प्रभाव को दिखाया है।